and then we have the PowerPoint presentation. और जो क्विज होते हैं तो वो चूंकि ऑनलाइन लिंक है तो सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी एवेल्युएशन भी उनकी होती है, तो क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत ज़ाहिर है फिर सेंस बनानी पड़ती है कि वो बहुत ही इजी फॉर्मेट में भी ना हो और बहुत मुश्किल फॉर्मेट में भी ना हो। जिस तरह समटाइम्स मुश्किल क्वेश्चन भी बन जाता है। लास्ट टाइम मैनी ऑफ यू वर नॉट able to give answers because of the reason कि थोड़ा इंटरनेट भी इशू था और आप ऑनलाइन लर्निंग के भी इतना यूज टू नहीं थे। ठीक है, तो एनीवेज आज का मैं लेक्चर कोशिश करूँगा कि जल्दी कवर करूँ ताकि आपको मैक्सिमम टाइम मिले सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर लेक्चर्स। और चैट में से पहले देख लेते हैं। जी कोई बात नहीं है, निहाल फातिमा आई हैं तो इसको हम निकाल देते हैं। इन्होंने गलती से उसको किया होगा ज्वाइन। लेक्चर अच्छा, पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई विल जस्ट शो यू ब्रीफली अबाउट द कोर्स कंटेंट्स एंड द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड। ठीक है, तो ये आप देखो, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। तो मे बी जो भी एग्ज़ाम की पॉलिसी बनती है अभी आज उस हवाले से भी हमारी मीटिंग है, तो ये आप देख लो कि कितना कोर्स कंटेंट आपका ये रहता है। ठीक है, ये आपका एक्वेटिक एक्सरसाइज रहती है, ये वही एक्सरसाइज है जो आप पानी में जाके करते हो। ये कोई डिफरेंट इन द सेंस है कि इट जस्ट रिक्वायर्स वाटर, स्विमिंग पूल या सिंपल अलहदा पूल जो है। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल्स वही होते हैं, सिर्फ वाटर इसमें ऐड हो जाता है। फिर एरोबिक एक्सरसाइज आ जाती है प्रिंसिपल, और एरोबिक में वही आ जाती है साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग। ठीक है, और फिर ये मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज नंबर 13 पे है, ये अभी रहता है हमारा। ठीक है, ये जिसमें आएगा इक्विपमेंट से रिलेटेड ज़रा डिटेल आएगी। ठीक है, और फिर हमारा 12 नंबर रहता है। तो ये 4 टॉपिक्स हमारे अभी रहते हैं और ये एक एक दो दो लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रमज़ान के बाद आपका 1.5 आवर का लेक्चर होता है, तो वी कैन इजीली कवर इन 1.5 लेक्चर इन बाय टेकिंग अ गैप ऑफ 10 मिनट्स। ठीक है, ब्रेक, रेस्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। ठीक है, तो वो हम इजीली उसको कर लेंगे। तो आप ये ना समझें कि ये यूनिट के आगे अगर एक लेक्चर लिखा है तो ये एक एकदम से तेजी से हो जाएगा, ये तेजी से नहीं होगा, इसमें आपको प्रॉपर एक टाइम मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ये नंबर 10 जो है उसको हमने कवर किया था, और नंबर 10 में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो 10 रेपिटेशन मैक्सिमम का या रेपिटेशन मैक्सिमम का था, जिस पे ये लास्ट लेक्चर सारा बेस कर रहा था। एक्सरसाइज प्रोग्राम, डीलोम प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड प्रोग्राम। तो 10 रेपिटेशन मैक्सिमम जैसे कनीज ने क्वेश्चन किया था, आई एम हैप्पी के कनीज क्वेश्चन करती हैं क्लिनिकल, और जिससे पूरी क्लास को समझने का मौका मिलता है, क्योंकि चीज़ें इतनी आसान नहीं जितना आपको बुक में लिखी हुई मिलती हैं। जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो चीज़ों का आउटलुक एकदम से चेंज हो जाता है। तो इस वजह से प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी इसमें हमें डिस्कस करने चाहिए, और वो ज़्यादा अच्छे डिस्कस होंगे अगर आप कोई क्वेश्चन करोगे। जैसे रेपिटेशन मैक्सिमम है, तो इसको आप समझने के लिए ये देखो कि कोई पेशेंट अपनी आई साइट चेक करवाने के लिए जाता है डॉक्टर के पास, तो अब डॉक्टर को तो नहीं पता होता कि इसकी आई साइड में 0.5 है, 1 है, 1.5 है, 2 है। ठीक है, इसी तरह आपको नहीं पता कि पेशेंट का रेपिटेशन मैक्सिमम क्या है। ठीक है, अब जो आंख चेक करने वाला है वो मिनिमम से स्टार्ट करता है कि इसको कम से कम मेहनत लगे। ठीक है, तो वो कम पावर वाले लेंस से स्टार्ट करता है, और फिर ग्रेजुअली उसको जो चार्ट है उसको वो दिखाई जाता है, और फिर ग्रेजुअली उसको पता चल जाता है कि ये अब 2 पे आके ये सारे 6 के 6 जो अल्फाबेट्स हैं ये स्टडी कर रहा है, ये रीड कर रहा है, तो ये 2 पे जाके ये स्टेबल हो गई है इसकी आई साइट। तो सेम इज द केस विद रेपिटेशन मैक्सिमम। ठीक है,
आप अपने एक्सपीरियंस से, आप अपनी आइडिया से आपको पता चल जाता है पेशेंट के वेट से कि लेट्स सपोज इसका बाइसेप को मैंने 5 kg से स्टार्ट करना है, तो आप उसको कहोगे कि ये 5 kg है, इसको आपने 10 दफ़ा उठाना है और फिर 10 दफ़ा उठा के मुझे बताना है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 दफ़ा अगर वो इजीली उठा लेगा, इट मीन्स कि ये उसका रेपिटेशन मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि वो थका नहीं। फिर आप इसको ग्रेजुअली ऐड करी जाओगे। अब 7 kg की आपके पास फिगर आए, 10 kg की आए, 12 kg की आए, 15 kg की आए। यूजली जो एक्सपर्ट थेरेपिस्ट है वो 3 to 5 अटेम्प्ट्स में 10 रेपिटेशन मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं। और जब आप रेपिटेशन मैक्सिमम फाइंड कर लेते हो तो उसके बाद फिर आप डिलोम प्रोग्राम पे इम्प्लीमेंटेशन आप स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, और इसके अलावा एक और भी कॉन्सेप्ट है 1 रेपिटेशन मैक्सिमम का, वो फार्मूला से फाइंड किया जाता है, लेकिन 1 रेपिटेशन मैक्सिमम टू फाइंड इट प्रैक्टिकली दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड दैट इज वेरी रिस्की। ठीक है, दैट कैन कॉज इंजरी, सीरियस इंजरी टू द पेशेंट, कि पेशेंट वो वेट उठाए जो वो एक दफा मैक्सिमम उठा सकता है। लेकिन क्लास इसकी भी प्रैक्टिकल एग्जांपल है और वो स्पोर्ट्स में बड़ी इजीली आप उसको समझ सकते हो। ये मैं एनोटेट कर देता हूँ ताकि आपको ये भी कॉन्सेप्ट रेपिटेशन मैक्सिमम का ज़्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि रेपिटेशन मैक्सिमम ही नहीं आपको आएगा तो आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में आप कहीं के भी नहीं जाओगे। ठीक है, क्योंकि वो सारे का सारा प्रोग्राम ही रेपिटेशन मैक्सिमम पे बेस करता है। अब जो वेट लिफ्टर, ये सिंपल आपने वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में जाना है या इसको आपने टीवी पे देखना है, तो वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में क्या होता है कि एक जो वेट लिफ्टर है उसका रेपिटेशन मैक्सिमम होता है 100 kgs विद आर्म्स, विद बोथ आर्म्स प्लस ट्रंक। ठीक है, आर्म्स की इवन प्लस थाइज। जनरली जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि ये 3 बिग मसल ग्रुप्स का जो उसका रेपिटेशन मैक्सिमम होता है, वो सिर्फ एक दफा अपने बार को ऊपर उठाता है और उसने शो करवाना होता है कि उसने ये वेट इजीली उठा लिया है। ठीक है, तो ये इसका रेपिटेशन मैक्सिमम होता है लार्ज मसल ग्रुप्स का, आर्म्स का, ट्रंक का और थाई का। ठीक है, अब आपने अगर इसका सेपरेटली फाइंड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनको ट्रेनिंग मिली होती है और वो प्रोफेशनल्स के थ्रू गए होते हैं, तो इस वजह से वो वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट जो वो एक दफ़ा उठा रहे होते हैं वो उनका रेपिटेशन मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का रिव्यू था, जिसमें मुझे लगा कि एक टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। एक आप में है कि आपकी अटेंडेंस सही आती है, आज आप 25 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं क्लास में, तो ये मैंने फिगर नोट कर ली है और आपके नाम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास आ जाते हैं। तो नाउ वी आर स्टडिंग द नंबर। ये आपको ये जो नज़र आ रहा है, नंबर 11 जो है वो अब हम स्टार्ट करेंगे, जिस पे 2 लेक्चर्स लिखे हुए हैं, तो मैक्सिमम 1.5 या मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में वी विल ट्राई टू कवर इट। तो ये है जी आपका आज का लेक्चर और ये हम स्टार्ट करने लगे हैं। जी, ये मेरी स्लाइड आपको नजर आ रही है सबको? एक स्टूडेंट यस कह दिया करे जी, आ रही है नजर? यस सर। जी ठीक है, ठीक है जी। ये आपका आज का टॉपिक है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर विद ट्रेनिंग। ठीक है, अब ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आप में आती हैं, नॉट विद द एरोबिक ट्रेनिंग।
अच्छा, एक और मैं एनोटेट करना चाहूँगा इधर पॉइंट दैट इज आल्सो रिलेटेड विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ये देखो, ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है, ये मैं चीज़ें हाईलाइट करता हूँ और अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इन एग्जाम यू हैव टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। दैट इज इफेक्टिव इन फीमेल्स। Why effective in female? Because there is menopause एंड ऑस्टियोप्रोसिस। तो ऑस्टियोप्रोसिस में और मेनोपॉज में जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं, कीपिंग इन व्यू ऑफ दीज चेंजेस एंड, तो ये डिजीजेस ज़्यादा कॉमन है। और इन डिजीजेस को काउंटर करने के लिए जो टाइप की एक्सरसाइज जो ज़्यादा इफेक्टिव है फीमेल ग्रुप में, दैट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। और नंबर सेकंड ब्रॉड कैटेगरी इज एरोबिक ट्रेनिंग। तो aerobic training is more effective in males. Why more effective in males? Because of the fact कि males में coronary heart disease के चांस ज़्यादा हैं और उसमें जो वेसल्स की डिजीज हैं वो ज़्यादा हैं। और जो ये आपकी एरोबिक ट्रेनिंग है, इसमें आपका जो ये डिजीजेज हैं, ये एरोबिक ट्रेनिंग जो है ये इनको ज़्यादा अच्छा एड्रेस करती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज पार्टिकुलर फॉर फीमेल्स एंड एरोबिक ट्रेनिंग इज पार्टिकुलर फॉर मेल। लेकिन जो जिम ट्रेनर्स हैं, जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो क्वैक्स हैं, उनको इस चीज़ का नहीं पता, वो इसका उलट बताते हैं ज़्यादा। आप देखते हैं कि लड़कियां ज़्यादा जॉगिंग कर रही हैं, वेट ट्रेनिंग को ज़्यादा नहीं प्रमोट करती, ठीक है। लेकिन इन एक्चुअल द ऑपोजिट इज मोर एविडेंस बेस्ड, ठीक है। तो हम अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। कोर्स कंटेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। Determinants of exercise, types of resistance exercise, principles and precautions and contraindications, ये वही हैं जो आपने पहले पढ़े हैं, ये उसी की कंटिन्यूएशन एक चल रही है, ठीक है। तो क्लास रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को भी आपने मॉडिफाई करना है, या तो उसको आपने कम करना है या ज़्यादा करना है, या इक्विपमेंट चेंज करना है। मे बी आपका एक पेशेंट वेट से ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो, फिर आपने उसको मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवानी है, या आपने उसको थीरा बैंड, स्प्रिंग या पुलीज के सिस्टम में लेकर आना, ठीक है। मे बी आपका एक पेशेंट एथलीट है, स्पोर्ट्समैन है, तो उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, तो उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस देने के लिए आप उसको वेट ट्रेनिंग की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आपकी जो एक्सपीरियंस होगा जजमेंट पे हो, ये चीज़ें बेस करेंगी कि आपने कौन सी एक्सरसाइज उसको करवानी है, कौन सी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज स्पेसिफिकली आपने उसको करवानी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं। उसके बाद आ जाता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का वही मतलब है कि आपने जैसे हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन, स्टार्ट ऑफ द थेराप्यूटिक एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था, तो सेम कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज हियर कि आपने डिफरेंट टेस्ट करने हैं, मेजरमेंट करनी है, हिस्ट्री लेनी है, सिस्टम रिव्यू करना है और पेशेंट को कंप्लीटली आपने एग्जामिन करना है, ठीक है। इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा को आपने कलेक्ट करना है, ठीक है। और इसका आपको पहले ही पता है, आपने बायोमैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है कि जो मेजरेबल होता है विद सम फिगर, वो क्वांटिटेटिव होता है, और जो सब्जेक्टिव होता है उसको आपने देखना है क्वालिटेटिव कहना है, ठीक है। मतलब है कि अगर आपने कहना है कि ये पेशेंट हेल्दी लुक दे रहा है, तो दैट इज क्वालिटेटिव। या ये पेशेंट के मसल्स अच्छे हैं, दैट इज गुड मस्कुलेचर, क्वालिटेटिव। अगर इसको आप क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करोगे तो इसको इसको आप कहोगे कि ये पेशेंट 10 kg का वेट उठा लेता है, ठीक है।
स्ट्रेंथ आपने देख ली, एंड्योरेंस आपने देख ली कि ये 10 kg का वेट कितनी दफ़ा उठा सकता है, फिर रेंज ऑफ मोशन आपने देख ली। और ये सारा करने के बाद आपने फंक्शनल परफॉर्मेंस देखनी है। Everything ends with the functional integrity and functional integration. जब तक फंक्शनल इंटीग्रेशन नहीं होगी सारा आपका प्लान जीरो पे एंड कर जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई कर जाएगा। जितनी मर्जी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा लें, जो मर्जी आप इंटरवेंशन कर लें, जब तक फंक्शनल पेशेंट को आप नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। बाइसेप में स्ट्रेंथ तो पूरी है लेकिन पेशेंट खाना ही नहीं खा सकता, तो वो फंक्शनल एस्पेक्ट का उसको कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब एग्जामिनेशन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इन द रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, दैट इज एवेल्युएशन। अच्छा, आप अपना बैकग्राउंड साउंड जो है वो साइलेंट कर लें, म्यूट कर लें अपने आप को। नंबर सेकंड है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन में आ जाता है कि बेस्ड ऑन द डिटेल्ड एग्जामिनेशन यू इंटरप्रेट समथिंग, योर इंटरप्रेट योर फाइंडिंग्स, कि ये पेशेंट के मसल वीक हैं, स्ट्रॉन्ग है, या एक साइड के मसल वीक हैं या एक साइड के मसल स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो इसको आपने एवेल्युएट करना है, और एवेल्युएशन के एंड पे आप एक पीटी डायग्नोसिस या फिजियोथेरेपी डायग्नोसिस भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और ये डायग्नोसिस करने के बाद आपने प्लानिंग करनी है कि आपने इसको कैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को लेकर जाना है विद अदर एक्सरसाइज इंटरवेंशन। कि आप जिम में गए हो तो ये नहीं कि आपने वेट ही उठाना शुरू कर देना है, आपने वार्म अप पीरियड रखना है, फिर आपने वार्म अप के बाद आपने स्ट्रेचिंग करवानी है, अगर जॉइंट रिस्ट्रिक्शन है तो जॉइंट मोबिलाइजेशन करवानी है, अगर कोई बैलेंस प्रॉब्लम है तो बैलेंस ठीक करवाना है, और फिर कार्डियोपल्मोनरी कंडीशनिंग वगैरह जो है वो आपने उसको करवानी है। ठीक है, और फिर री एवेल्युएट करना है। ठीक है, रीइवेल्युएट का मतलब होता है कि आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 3 वीक्स या आफ्टर अ वीक आपने दोबारा चेक करना है कि पेशेंट को क्या फर्क पड़ा। कि आफ्टर डोजेज ऑफ एक्सरसाइज, मींस आफ्टर इंटेंसिटी, आफ्टर वॉल्यूम, आफ्टर फ्रीक्वेंसी आपने चेंज की या रेस्ट इंटरवल चेंज किया, उसको अल्टर करने से क्या इफेक्ट आया, तो दैट इज द रीइवेल्युएशन। और इसके बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है ऑफ योर प्रोग्राम। प्लानिंग की है आपने, एंड द नेक्स्ट फेज आफ्टर द प्लानिंग इज द इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में आपने गोल्स सेट करने हैं। ठीक है, और पेशेंट को कहना है कि वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग पहने। ठीक है, और सपोर्टिव शूज पहने अप्रोप्रिएट फॉर एक्सरसाइज। ठीक है, और सिलेक्ट कंफर्टेबल सपोर्ट। ठीक है, यूजुअली जब आप अच्छे जिम्स में जाओगे तो रबर का फ्लोर होता है उधर। ठीक है, तो वो बाउंस करने में, एक्सरसाइज करने में आपको ज़्यादा आसानी आती है। ठीक है, और इम्प्लीमेंट करने से पहले आपने खुद भी पेशेंट को जो है वो एक्सरसाइज करवानी, करता हुआ अपने आप को शो करना है, मींस आपने डिमॉन्स्ट्रेट करवानी है। दैट इज ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटिंग एक्सरसाइज। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगी कॉशंस। ठीक है, कि किन किन चीज़ों की आपने ड्यूरिंग एक्सरसाइज एहतियात करनी है। ठीक है, एक तो कभी भी आपने हार्ड एक्सरसाइज नहीं करवानी पेशेंट को। ठीक है, और गर्म एनवायरनमेंट में आपने ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करानी, क्योंकि उससे उसका जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो अफेक्ट करेगी। ड्यूरिंग एक्सरसाइज पेशेंट का जो पेन है वो इंक्रीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उसको ओवर यूज इंजरी होने का जो है वो चांस हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम एक्सरसाइज रेजिस्टेंस की नहीं करवानी, यानी कि ये नहीं आपने करना कि 10 रेपिटेशन मैक्सिमम है तो आप 10 रेपिटेशन से ही स्टार्ट कर जाएं। ठीक है, यूजुअली मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई बड़ा ही फिजिकली फिट इंडिविजुअल है तो उसके लिए आप ये प्रोग्राम सेट भी कर सकते हो, जैसे ऑक्सफोर्ड का है। ठीक है,
लेकिन अगर आप ज्यादा रेजिस्टेंस से स्टार्ट करोगे तो उससे डॉम्स होने का चांस है। एंड व्हाट आर डॉम्स, ये कॉमन है। डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, और डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस में जो है वो आफ्टर 24 to 72 आवर्स आपको खलियां टाइप पड़ जाती हैं, या पेन होना शुरू हो जाती है, या स्टिफनेस हो जाती है, और उसको आप मेडिकल लैंग्वेज में या टेक्निकली मसल सोरनेस कहते हैं। अच्छा, ये जो पॉपुलेशन है आपकी, ये जो फिफ्थ पॉइंट है, चिल्ड्रन, ओल्डर एडल्ट्स और या ऑस्टियोप्रोसिस, इसमें आपने खास तौर पे एहतियात करनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है। चिल्ड्रन को तो वैसे ही नहीं आपने वेट ट्रेनिंग करवानी, क्योंकि उससे उनकी कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकता है, और उससे उनकी जो हाइट की ग्रोथ है वो कम हो सकती है। और ओल्डर एडल्ट्स में और ऑस्टियोप्रोटिक फीमेल में जो है वो फ्रैक्चर्स के चांस है, तो उसमें ज़्यादा आपने एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज नहीं करवानी, बहुत जेंटल वेट की एक्सरसाइज करवानी है। इधर मैं आपको एक क्लिनिकल टिप भी दे देता हूँ, बल्कि लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अब आप सोचोगे कि कितने केजी से आपने स्टार्ट करना है, तो 1 kg वेट जो है दैट इज आल्सो sufficient to start with this population. This is not less weight, ठीक है। अभी आपको सुनने में लग रहा है कि इतना कम वेट से एक्सरसाइज, लेकिन 1 kg से भी आप अपने मसल्स को और अपनी बॉडी को टोन अप रखने के लिए आप जो एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। बस क्लास ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, और क्वेश्चंस में आएंगी कि अनस्टेबल जॉइंट्स में आपने नहीं करनी, ठीक है, और वालसावा मैनूवर नहीं आपने होने देना, ठीक है। वालसावा मैनूवर क्या है, ये नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। बैलिस्टिक मूवमेंट्स नहीं आपने करनी, यानी कि फास्ट एक रेजिस्टेंस वेट उठा के आपने फास्ट मूवमेंट्स नहीं करनी शुरू कर देंगे, इससे जो मसल है उसका टियर होने का चांस ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा, सब्स्टिट्यूट मोशंस नहीं करनी। फॉर एग्जांपल आप बाइसेप कर रहे हो, आप स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो बाइसेप की, अब आपको नहीं पता कि बाइसेप को फोकस करने के लिए आपको आर्म को सुपिनेशन में रखना है। फॉर बाइसेप आर्म शुड बी इन सुपिनेशन। चलें ये भी मैं लिख देता हूँ, आपको ये भी एग्जांपल याद रहेगी। अब फॉर बाइसेप आर्म शुड बी इन सुपिनेशन, तो तभी बाइसेप की जो स्ट्रेंथनिंग है वो होगी। अगर आपने कर दिया आर्म को प्रोनेशन में और फ्लेक्शन करवाई गए, तो वो किसकी होगी स्ट्रेंथनिंग, वो होना शुरू हो जाएगी ब्रेकियलिस की। इसी तरह ऑल ओवर द बॉडी आपने देखना है, जो मसल्स वीक हैं आपने उनकी स्ट्रेंथनिंग करवानी है, उनको आइडेंटिफाई करके आफ्टर एग्जामिनेशन एवेलुएशन। ये नहीं करना आपको पता ही नहीं कि आप किस मसल की स्ट्रेंथनिंग करवा रहे हो, तो फिर आप अपने नोट्स में भी कुछ एंटर नहीं करोगे, एंड यू विल जस्ट बी एक्टिंग लाइक अ क्वैक, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपने हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की कि कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहा, ठीक है, और उसकी बैक पे स्ट्रेस तो नहीं आ रहा, पेशेंट ज़्यादा फटीग तो नहीं हो रहा। उसको 5 to 10 मिनट्स के बाद स्टार्ट में आप उसको जो है वो आप उसको रेस्ट इंटरवल आप दे सकते हैं। अगर पेशेंट को पेन फील हो, डिजीनेस फील हो, तो उसमें भी आप एक्सरसाइज डिसकंटिन्यू करें और पेशेंट को सुपाइन लटा के, चलो ये मैं डिजीनेस की भी आपको मैं क्लिनिकल टिप ऐड कर देता हूँ। अगर पेशेंट को डिजीनेस हो गई है तो इसका मतलब है उसके ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो गई है। तो डिजीनेस में आपने सुपाइन लटाना है पेशेंट को, और सुपाइन लटा के आपने लेग्स को रेज कर देना है, रेज लेग्स। तो इससे जो है उसकी जो डिजीनेस है वो कम हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो
ये है जी वेल्स-हैवर मैनूवर कि अगर आप सांस बंद करके बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दें, वेट लिफ्टिंग शुरू कर दें और अपना ग्लोटिस बंद कर लें, इस पोजीशन में लेट जाएं कि आपका जो ब्रीदिंग है वो ना इतनी प्रॉपर हो, यानी कि सांस बंद करके आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा ग्रेजुअली, तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बीपी के मरीज बन गए हो। तो ये भी बड़ी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है और कॉशन है वाल्सावा मैनूवर, इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल और इंट्रा थोरेसिक प्रेशर्स ना इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो मेडिसिन का एक गोल्डन प्रिंसिपल है, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ कि अगर आप पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते तो उसको आप खराब भी ना करो। ठीक है, नॉन मेलिफिसेंस, ये आप बाद में पढ़ोगे, नॉन मेलिफिसेंस, ये स्पेलिंग मिस्टेक आएगी। डू नो हार्म टू पेशेंट। ठीक है, तो ये तभी आप करोगे ना जब आपको इसकी थ्योरी का पता होगा। अगर आपने पेशेंट को यही नहीं बताया कि अपने सांस चलते रहने देना है, तो वो फिर बंद सांस से एक्सरसाइज करेगा और फिर वो बीपी का पेशेंट बन जाएगा, और दैट इज बिकॉज ऑफ you did not study during your exams and during your university, and you are not a good therapist if you will not study, and you will lack practical skills also. So वाल्सावा मैनूवर को आपने अवॉइड करना है। और क्या प्रिवेंशंस हैं ड्यूरिंग रेजिस्टेंस एक्सरसाइज? ये ब्रेथ होल्डिंग वाल्सावा मैनूवर, ये उसमें आ जाता है। ठीक है, और रिदमिकली आपने करना है। आपने देखा होगा कि जिम में देयर इज ऑलवेज म्यूजिक। ठीक है, तो म्यूजिक क्यों बजाया जाता है? टू गेन आ रिदम। ठीक है, और ये एक और उसने पॉइंट लिख दिया है कि जब आपने लिफ्ट करना है तो आपने एक्सेल करना है, और जब आपने लोअर करना है वेट को तो आपने इनहेल करना है। ठीक है, तो ये भी एक प्रिंसिपल है, लिफ्टिंग के साथ आपने एक्सेल करना है और जब आपने लोअरिंग करनी है तो आपने इनहेल करना है। हाई रिस्क पेशेंट को और आपने रेजिस्टेंस एक्सरसाइज आपने नहीं देनी। So that was all about today's lecture. So I hope you didn't feel bored in today's lecture and you learned a lot in today's lecture, because today's lecture was very practical one. ठीक है, जाहिर है प्रैक्टिकल तो हम यूनिवर्सिटी में ही करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड डिस्कशन तो हम कर सकते हैं ना अपने ऑनलाइन लर्निंग में। अब स्पोर्ट्स भी ऑनलाइन हो रही हैं, जो प्लेयर्स घर बैठे हैं उनको ऑनलाइन टिप्स मिल रही हैं, ऑनलाइन कोचिंग की जा रही है, वसीम अकरम कर रहा है और जो प्लेयर्स हैं वो कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स जो खेलते ही स्पोर्ट्स हैं वो भी ऑनलाइन अब इंगेज हैं, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कैन आल्सो बी इंगेज्ड ऑनलाइन। So that was all about today's lecture, and we have 28 students plus Shiraz, because Shiraz is not connected, has not yet got the official ID, so he cannot join because it is by default setting. ठीक है, so we can now end the lecture and you can go for the Jumma prayer or you can offer the prayer at home. If you have any question, you are most welcome to ask. Otherwise stay silent or stay okay, or you can also click the yes button. Okay ji.